नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने ना आप लोगों के लिए मैराथन क्लास फर्स्ट और मैराथन क्लास सेकेंड ना ये जो शिक्षण अभिरुचि जो सीडीपी है उसका मैंने लिया है, तो नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए। तो आज क्या करेंगे हम लोग ना, टोटल जो जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है ना आज के ना, तो उसको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। और आज ही आप लोगों का एग्जाम है ना 20 जुलाई 2025 को, तो अच्छे से आप लोग जाइएगा और अच्छे से एग्जाम दिलाइएगा। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, तो आज उससे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आप लोग ना इसको भी जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, और बढ़िया पेशेंस से अपना जो एग्जाम है उसको दिलाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं ना, हम लोग प्रश्न को सबसे पहला शुरू करते हैं। और इसके बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना, अब भी आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके, मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, तो वहाँ पास आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से ना हम लोग ना क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मतलब जो प्रश्न उत्तर जो विधि है ना, तो उसके जनक किनको माना जाता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी को, ऑप्शन बी कार्लवेव कुक को, ऑप्शन सी फ्रोबेल को, या ऑप्शन डी सुकरात को। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप कोशिश कीजिए आंसर देने का, फिर विस्तार पूर्वक इसका मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सुकरात को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर जो विधि है ना, उसके जनक सुकरात को माना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न उत्तर विधि को मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो आप लोग ये जानते होंगे ना कि देखो स्कूल में ना प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है ना, तो उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका जनक कौन है? तो सुकरात को इसका जनक माना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना मॉन्टेसरी विधि क्या है ये आप लोग जान लो। ये जो मॉन्टेसरी है ना, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल है जिसमें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनकी रुचियों के अनुसार जो पढ़ाया जाता है ना, तो ये मॉन्टेसरी विधि कहलाता है। और ये मॉन्टेसरी विधि का जो जनक है ना, मारिया मॉन्टेसरी है। कौन? तो मॉन्टेसरी विधि का जो जनक है ना, वो मारिया मॉन्टेसरी को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कैल्डवेव कुक जो है ना, वो जो खेल विधि है उसके जनक है। क्या है? तो खेल विधि के जनक ना कैल्डवेव कुक को माना जाता है। खेल विधि मतलब यह है कि एक जो छोटे बच्चे हैं ना, उसको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना, खेल के माध्यम से उसका जो चहुमुखी विकास है उसको करना ना, तो खेल विधि के जनक अगर पूछा जाए ना, तो आप लोगों को कैल्डवेव कुक लेना है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल को जो लिखा है ना, वो किंडरगार्टन विधि के जनक है। क्या? तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक है ना, वो फ्रोबेल को माना जाता है। ठीक है, अब ये किंडरगार्टन विधि क्या होता है? किंडरगार्टन विधि ना छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल की तरह होता है, जो उसको ना खेल खेल के माध्यम से उन्हीं की रुचि के अनुसार ना बच्चों को ना पढ़ाया जाता है ना, उनके जो मूल आदतें होती है, मूल जो भावनाएं होती है, उसके अनुसार ही उसको जब पढ़ाया जाता है ना, तो वो किंडरगार्टन विधि कहलाता है। ठीक है, और किंडरगार्टन विधि के जो जनक है ना, वो फ्रोबेल कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये जो किंडरगार्टन विधि जो है ना, तो किंडरगार्टन मतलब इसको गार्डन समझना, और गार्डन में क्या रहता है? फ्रॉग रहता है। फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक। तो मेढक को आप लोग फ्रॉग समझना, और फ्रॉग से ही बना है फ्रोबेल, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ना मेरी बात है आप लोगों को याद आएगा। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि का जनक कौन है? तो फ्रोबेल है। और मॉन्टेसरी विधि का जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी है। उसके अलावा ये जो कॉल्डवेव कुक है ना, वो खेल विधि के जनक है। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो सुकरात है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब ये होता है कि मैं ये नहीं कहता कि ये जो प्रश्नोत्तर विधि वही पूछा जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मॉन्टेसरी विधि क्या है, तब आप लोग क्या जवाब दोगे? अगर खेल विधि के जनक पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? अगर आप लोगों से किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तब आप लोग क्या बोलोगे? तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग जानोगे ना, तो आप लोगों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना, तो आराम से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सुकरात जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, या ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्तात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप खाली स्थान होता है। शैशवावस्था कहने का मतलब यह है कि 0 से जो 2 वर्ष का जो बालक होता है ना, मतलब जन्म के बाद 2 वर्ष का जो बालक होता है ना, तो उसका जो क्रियाकलाप होता है ना वो किस प्रकार से होता है आप लोगों को ये बताना था। तो जो बच्चे का जो क्रियाकलाप है ना शैशवावस्था में ना वो मूल प्रवृत्त्यात्मक है, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक मत कहने का मतलब यह है कि वो जो है ना वो जन्म से ही उसमें जो आदतें होती है ना उसे मूल प्रवृत्त्यात्मक कहते हैं, ठीक है। जन्म से आदतें कहने का मतलब यह है कि भूख लगने पर रोना और खुशी होने पर थोड़े से ऐसे स्माइल करना, किसी अनजान को देख करके ये जो फियर का जो भाव आता है ना थोड़े से ना, तो वो आप लोगों का मूल प्रवृत्त्यात्मक आदतें कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये जो प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है ना वो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। मैंने आप लोगों का जो पिछला क्लास था उसमें आप लोगों को बताया था बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र के बारे में। तो ऑप्शन ए मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, या ऑप्शन डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वाला, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए अगर याद होगा तो। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि जो निकालने का जो सूत्र है ना वो आप लोगों का मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा गुणा जो है ना 100 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब आप लोगों को किस प्रकार से इसका जो बुद्धि लब्धि है वो निकालना है इसका आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि एक बालक का जो मानसिक आयु है वो आप लोगों का 12 वर्ष है, और फिर से प्रश्न में बोला जाएगा और उसका जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। तो बताइए जो एक बालक उस बालक की ना बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस सूत्र को याद रखना है और याद रख के ना इसके सूत्र के अनुसार आप लोगों को इसमें फिट करना है ना। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग देखिएगा कि ये जो बालक जो प्रश्न दिया था ना उसका मानसिक आयु कितना है, तो मानसिक आयु उसका 12 वर्ष हो जाएगा। और उसके अलावा नीचे में बटा में देखना कि उसका वास्तविक आयु कितना है, तो वास्तविक आयु 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से बटा में क्या करोगे 10 कर दोगे, और उसके अलावा गुणा कितना है, तो गुणा 100 आप लोग है ना तो 100 इस प्रकार से कर दोगे। तो ऐसे फॉर्म तो आप लोग बना ही लोगे। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला नीचे का सॉल्व करेंगे। 10 एकम कितना होगा, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और ये जो 10 दहम कितना होगा, तो 10 दहम 100 हो जाएगा। तो ये आप लोग का ये हो जाएगा। और उसके अलावा इन दोनों को आपस में फिर से गुना हो जाएगा, तो 10 बारम कितना होगा, तो 10 बारम 120 हो जाएगा आप लोगों का। तो एक बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो कितना होगा, तो 120 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। आप लोगों से गलती इस प्रकार के प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को से प्रश्न एक पूछा जाएगा कि एक बालक की जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है और उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बताइए उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला ऊपर का देखना है उस बालक की जो मानसिक आयु है वो कितना है, तो मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, तो ऐसे 12 लिख लेना है। और उसके अलावा बटे के फॉर्म में है तो बटा लिख लो, और उसका जो वास्तविक आयु है वो कितना देखोगे, तो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो ऐसे 10 लिख लो। उसके अलावा इसमें बटा कितना है, 100 है, तो बटा मतलब ये गुना जो है ना वो 100 इस प्रकार से ऐसे लिख लिए। अब सबसे पहला सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे का सबसे पहला सॉल्व करेंगे। 10 एकम कितना होगा, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, तो 10 बार में चला जाएगा, तो 10 एकम 10 और 10 दहम कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 10 बार में गया। अब ये जो दोनों संख्या आपस में गुना हो जाएगा, तो दोनों को गुना करोगे तो 10 बारम कितना होगा जी, 10 बारम आप लोगों का 120 हो जाएगा। तो उस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगा ना, IQ लेवल जो होगा ना वो आप लोग का 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बुद्धि लब्धि को निकालना है अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जो बुद्धि लब्धि का ना सूत्र है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। इतना विस्तार पूर्वक बताने का मतलब यह है कि आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक थोड़े से बताता हूँ,
चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप लोग। कई बार आपने क्लास में इसको बताया हूँ बहुत सरल तरीके से और इम्पोर्टेंट है बोल करके आप लोगों को बताया था। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है बोला है, तृतीय अवस्था बोला है। तो तृतीय अवस्था जो है ना ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है ना उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है बोल करके आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान दीजिए, जो पहला पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होगा ना वो सबसे पहला ऑप्शन नंबर डी ये पहला हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, संवेगात्मक गामक अवस्था जो है ना मतलब इसे संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं या संवेदनात्मक जो अवस्था है वो भी बोलते हैं, तो ये पहला हो जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ना वो पियाजे का दूसरा अवस्था हो जाएगा। और तीसरा जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा जो लास्ट में होगा ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ना जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 चरण था ना उन चारों को इसी प्रकार से सीक्वेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा तुरंत ही ये क्लास होने के बाद, तो डायरेक्टली आप लोग पीडीएफ को ज्वाइन करके एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पियाजे के जो है ना 4 अवस्थाओं में से सबसे पहला कौन है, तो संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था पहला हो जाएगा। दूसरा होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा और चौथा जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। फिर से आप लोग बोलोगे प्रश्न क्रमांक 4 कैसे है, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 है, इसको 4 ही मैं बना दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे माइंड नहीं लेना है, आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहला अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी एल एन वाइगोस्की और ब्रूनर या ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप सीजी टेट में भी इसको पूछा गया, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहला अध्ययन करने वाला व्यक्ति थे बोला है। तो जो बच्चों के सीखने के जो तरीके हैं ना कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं ना, तो इसका जो अध्ययन करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था ना वो जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो है ना वो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 4 में भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ था, है ना। जो पियाजे है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ना सबसे अच्छा थ्योरी दिया है। और आप लोगों के सीडीपी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है ना वो जीन पियाजे है। ठीक है, और जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और आप लोगों को इसके जो 4 भाग में संज्ञानात्मक विकास को बांटा है ना वो भी आप लोगों को बताया हो ना, तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की भावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ऑप्शन बी समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ऑप्शन सी एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना,
या ऑप्शन डी क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास करने के विस्तार की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो जेंडर जो रूढ़िवादिता है ना तो उसको कम करने के लिए जो इसका उपयुक्त जो इसका सॉल्यूशन होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करना। मतलब आप लोग ना भेदभाव नहीं करोगे किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप को करने के लिए आप लोग लड़की और लड़का दोनों का समूह बना सकते हो। और इससे क्या होगा ना, आप विचार विमर्श करोगे ना तो एक दूसरे का विचार जो रहेगा वो आदान प्रदान होगा और अच्छी प्रकार से उस कार्य को कर पाओगे और इसमें जो लिंग भेद है ना वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को क्या है ना, प्रश्न केवल थोड़ा बड़ा नजर आएगा लेकिन बहुत ही सरल है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन बी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। या ऑप्शन डी, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियां को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है बोला है। मतलब साफ तरीके से अगर आप लोग को समझाओ ना तो जो पिताजी है ना, जो घर के ना मुखिया ना, वो घर का कार्य करते हैं ऐसे नॉर्मल वाला, लेकिन जो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो माता जो है, ये मानकर चलो वो जो है ना वो बाहर का कार्य करते हैं। मतलब जो साहसी है लड़कों वाला कार्य वो करता है। तो ये जो कार्य का जो आदान प्रदान है ना वो क्या बढ़ावा देता है, जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करता है ना जी। हम लोगों में एक भावनाएं होता है ना कि यार जो बाहर का काम है, जो कमाने वाला काम है हमेशा पुरुष वर्ग ही करेंगे और जो घर का काम है केवल घर पे रह कर के कार्य है ना वो केवल महिलाएं करेंगी। तो ऐसी जो भेदभाव जो है ना, मतलब केवल उसी को बांट दिया गया है ना, तो वैसे भेदभाव को ये जो है ना वो दूर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर पहचान, ऑप्शन सी जेंडर संबंधिता या ऑप्शन डी जेंडर समरूपता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो आप लोग मुझे बताओ, एक जो शिक्षक होगा वो लड़कियों पर कम ध्यान देता है और लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो इससे क्या साबित होगा? इससे यही ना साबित होता है कि जो जो एक टीचर है वो पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है बोल करके। मतलब लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है पढ़ाने में लेकिन लड़कों पर बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो ये तो पक्षपातपूर्ण होगा ना, मतलब जेंडर की वाइज पक्षपात हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फराडे द्वारा क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए पराह, ऑप्शन बी नर्सिसिज्म या ऑप्शन सी ऑडी कॉम्प्लेक्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फराडे द्वारा क्या नाम दिया गया? तो मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसको और सरल तरीके से बताऊँ ना, तो आप लोगों को ये पता होगा ना कि एक जो बालक होता है ना, मतलब लड़का जो होता है ना, वो अपने मम्मी के प्रति मतलब अपने माता के प्रति जो प्रेम होता है वो अच्छे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा होने का जो वजह होता है, इसमें जो बालक में जो आने वाले जो परिवर्तन होता है ना, तो उसका जो कारण होता है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ना, उसके कारण जो है ना वो अपने माता के प्रति प्रेम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स करेक्ट हो जाएगा। सेम उसके जस्ट विपरीत में एक जो लड़की होती है ना, वो अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है ना, मतलब उसके पिता के प्रति प्रेम की जो भावना होती है ना, तो उसे फराडे ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। क्या? तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो लड़कियों के प्रति पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ना वो एक बालक जो है, मतलब जो लड़का है ना, उसके प्रति जो है ना अपनी माता के प्रति जो प्रेम होता है ना, तो उसकी भावना को क्या बोलते हैं? तो ऑडिपस का जो कॉम्प्लेक्स है वो कहा जाता है। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है? हमेशा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। एक जो बालक है, एक जो छोटा जो बालक है ना, मतलब लड़का है, उसका जो अपने माता के प्रति जो प्रेम है उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सहयोग की नैतिकता जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 10 को थोड़े से ध्यान से पढ़िए। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये असहयोग की जो नैतिकता है उससे संबंधित है, ठीक है? एक जो रिया है ना वो पिकनिक जाने के लिए कुछ जो प्लान है वो तय करता है, लेकिन जो ऋषभ जो उसमें संशोधन करने के लिए बोलता है ना, मतलब ऋषभ जो है वो उसमें कुछ नियम बताता है ना, तो उससे वो सहमत नहीं होता है जो रिया है वो, और उसमें कुछ अनेक प्रकार से नियमों में संशोधन करने के लिए बोलता है। तो यह सहपाठी जो विरोध है ना वो क्या कहलाता है पियाजे के अनुसार? तो वो सहयोगात्मक नैतिकता कहलाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन ए इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऑप्शन बी छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ईजी है ये प्रश्न। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि मतलब जो है ना बच्चों को ना समूह में, मतलब 5 के समूह में, 10 के समूह में ऐसे कोई कार्य दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या किसी प्रकार की अगर समस्या दिया जाता है ना, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। मतलब अगर मैं 5 बच्चों का एक टीम बना दूं, एक समूह बना दूं और उस बच्चे को किसी प्रकार का प्रोजेक्ट दे दूं या कोई समस्या दे दूं, तो वो बच्चा क्या करेगा? आपस में मिलजुल कर अपना अपना तर्क लगा कर के उस समस्या को समाधान करेगा ना। तो जो बालक के एक दूसरे का जो तर्क है, जो विचार है उसका ना, तो वो आपस में मिलेगा तो क्या होगा? आंसर जल्दी मिलेगा ना, और सारे जो 5 बालक है वो अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे ना एक दूसरे के जरिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वो उपयुक्त आंसर
हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बोला है ना। तो जो शारीरिक विकास है जो बालकों के ना, तो उसके शारीरिक विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है ना वो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ना बच्चों की जो शारीरिक विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बोला है ना, तो प्रथम मनोविज्ञान जो शाला है ना वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या ऑप्शन डी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो आनुवंशिकता और वातावरण है ना ये दोनों के दोनों जो बच्चों की ना जो विकास है उसके खान पान उसके प्रोटीन सारी चीज़ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तनाव और क्रोध की अवस्था है बोला है तो सबसे ज़्यादा जो बालकों में तनाव और क्रोध जो आता है ना वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा आता है। आप लोगों ने देखा होगा 12 वर्ष से जो अधिक जो लोग होते हैं ना उसमें आप लोगों ने देखा होगा तनाव ज़्यादा आता है अपने करियर को लेकर कि किसी बात को लेकर कि या कोई भी अन्य मैटर को लेकर के तनाव में आता है और क्रोध भी अधिक करता है तो वो किशोरावस्था में किया जाता है। इन बातों को आप लोगों को याद रखना, ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है बोला है। तो
तो ये जो सिरस्थ सिद्धांत है मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार जब पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास में अपना, तो पिछले वाला सिरस्थ सिद्धांत का मतलब यह है सिफेलोकॉडल, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल सिद्धांत भी बोलते हैं या सिफेलोकॉडल थ्योरी भी बोल सकते हो। सिफेलोकॉडल या सिरस्थ जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो एक बालक की जो विकास है ना, वो सबसे पहला जो धड़ का जो विकास होता है ना, मतलब सिर का विकास है वो सबसे पहले होता है, और उसके बाद फिर सिर के बाद ना धीरे धीरे उसके बॉडी के नीचे की ओर, मतलब जो आता है ना पैर तक की ना, उसका विकास होता है। आप लोगों ने एक छोटे बालक को देखा होगा, जन्म के बाद ना वो सबसे पहला जो विकास होता है ना, उसके सिर का विकास सबसे पहला होता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो बालक है सबसे पहला कोई कुछ कार्य करने से पहले अपना सिर को बैलेंस करना, मतलब सिर को उठाना सबसे पहला शुरू करता है। तो जो बच्चों की जो विकास है ना, वो सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार ना सबसे पहले जो विकास है वो सिर का विकास सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर ना धीरे धीरे अन्य जो शरीर के अंग है उसका विकास होता है, और धीरे धीरे पैर तक की उसका जो विकास है वो जाता है, मतलब सर से पैर की ओर ना जो सिरस्थ सिद्धांत है वो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। विकास का सिर पदभिमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, या ऑप्शन डी ग्रामीण से शहर क्षेत्र की ओर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सिर से पैर की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रश्न क्रमांक 16 में पढ़ा था ना सिरस्थ सिद्धांत के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था ना सेम प्रश्न है लेकिन हल्का सा घुमा दिया गया है। 17 को सेम टू सेम प्रश्न है, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है, उसको सिरस्थ सिद्धांत बोल दिया गया है और इसको सिर पदभिमुखी दिशा बोल दिया गया है। दोनों के दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा ना घुमा करके जो देने का पैटर्न है वो ऐसे ही दिया जाता है। आप लोगों को इसको समझना है, ठीक है। इसको सिरस्थ सिद्धांत भी बोला जाता है, सिर पद्मुखी दिशा सिद्धांत भी बोला जाता है, इंग्लिश में सिफेलोकॉडल भी बोला जाता है। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है एक ही चीज़ लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो सिरस्थ जो सिद्धांत है या सिर पद्भिमुखी जो दिशा है ना, वो सबसे पहला सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आगे बढ़ता है, फिर अन्य बॉडी का जो पार्ट है ना उसका विकास धीरे धीरे होता है। सबसे पहला सिर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के अन्य जो नीचे की ओर जो हिस्सा है वो सारे का विकास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ, किसी भी प्रकार की सूचना को लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है ना अभी जा करके टेलीग्राम चैनल पर ना आप लोग इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप सभी लोगों को आपके इस सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप लोग का एग्जाम है तो अच्छे से जाकर एग्जाम दीजिएगा आप लोग, ठीक है।